7 क्लास। आगे बढ़ाती हूँ मैं कहानी को। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो ये दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर हर मुकाम पे एक दूसरे का साथ देते हुए कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया। तो जो मिशनरी की महिलाएं होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, ज़्यादातर वो किसी किसान या किसी गरीब ऐसी फैमिली में झुग्गी झोपड़ी में जाती हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान नहीं दिया जाता। उस जगह में जा कर के सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने मिशनरी महिलाओं की तरह निवेदन किया, आग्रह किया कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है, लड़कियों को भी हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पाठशाला भेजने के लिए आग्रह किया। यह बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बाल हत्या का एक कारण है और इसका जो प्रतिबंधक गृह है उसमें जो अनाथ बच्चे रहते हैं, जहाँ जैसे कि अब लड़की हुई तो उसे मार देना और मार देने की कोशिश करना, वैसी लड़कियों को फिर अनाथ आश्रम में ले जा कर के छोड़ दिया जाता है। उस अनाथ आश्रम में भी वो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी गए और अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए भी उन्होंने ऐसे दरवाजे खोले जहाँ पे वो शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। विधवाएं औरतें जो हैं उनके लिए मतलब पढ़ने लिखने का स्थान दिया और साथ ही साथ उनको अगर कोई काम करना है तो काम करने के लिए भी उनके लिए स्थान दिया और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या जो छोटे बच्चे होते हैं उसे नवजात बच्चे कहते हैं, जो नया जन्म लेते हैं उसे नवजात बच्चे कहते हैं, उन बच्चों का भी देखभाल करने का काम ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने मिलकर किया। और जो छोटे जात के लोग होते हैं ना, उन छोटे जात के लोगों के लिए पहले पानी वानी का कोई प्रबंध नहीं था, वो कुएं को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ़ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। तो ये जितने छोटी जात के लोग होते हैं इनको कुआं वगैरह से पानी लेने का अधिकार नहीं होता, चापानल से पानी लेने का अधिकार नहीं होता। तो इन लोगों के लिए अपने घर का हौद जिसे आप अभी टैंकी कहते हो ना, पानी की टैंकी जो छत वत पे आपकी लगी होती है, उस पानी के हौद यानी कि टैंकी सभी के लिए, सभी जातियों के लिए उन्होंने खोल दी ताकि वो वहाँ से पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया। तो पति पत्नी ने मिलकर हर काम किया, जैसे छोटे बच्चों के लिए, विधवा औरतों के लिए, छोटी जात के लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, सब के लिए उन्होंने कार्य किया। चाहे वो शिक्षा देने का हो, चाहे वो छोटा मोटा काम देने का हो, चाहे वो पानी देने का काम हो, तो हर प्रकार का काम समाज को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किया। और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। तो जितने भी कुरीति होते हैं, जो अच्छी रीतियाँ नहीं होती हैं, रीति रिवाज, जैसे कि पानी ही छूना, छोटी जात के लोग हैं तो क्या उनको प्यास नहीं लगेगी, उनको पानी लेना अलाउड नहीं था कुएं से, चापानल से। पहले तो सभी के घरों में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो सभी एक गांव के एक चापानल होता था या 2 होता था, तो उससे पानी वगैरह लिया करते थे। तो यहाँ पे मनाही थी कि छोटे जात के लोग पानी नहीं लिया करेंगे, तो ऐसी रीति रिवाज को उन्होंने तोड़ने का काम किया। अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीति रूढ़ियाँ, जो अंधविश्वास है, जो झूठी श्रद्धा दिखाते हैं, झूठी पूजा पाठ करते हैं परंतु लोगों को तंग करते हैं, या फिर जो परंपरा के अनुसार चलती आई ऐसी अनीतिपूर्ण रूढ़ियाँ, ऐसे रीति रिवाज, उन सभी को ध्वस्त करने का काम किया, यानी कि उसे तोड़ने का काम किया और दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। जो छोटी जाति के लोग होते हैं या फिर जिनका शोषण किया जाता है, उन लोगों के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई उनके हक में खड़े हुए, उनके लिए उन्होंने लड़ाई करी। आज के प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रभुत्व वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपत्ति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। तो अभी के समय में आप देखिएगा, ये समय जो है ये प्रतिस्पर्धात्मक समय है, मतलब कंपटीशन का ज़माना है। यहाँ पे कंपटीशन होता है, या आदमी आगे बढ़ रहा है कि औरत आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय में जब प्रभुत्व वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति, यानी कि कोई बहुत रईस अमीर फैमिली का अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, तो वो क्या करता है, अगर एक दूसरे के साथ अगर वो नहीं है तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। कई साल वो एक दूसरे के साथ रह जाने के बाद अगर अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। परंतु ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक दूसरे का साथ देकर पूरे समाज को सुधारने का काम किया और बहुत सालों तक किया। एक दूसरे के प्रति उनका जो लक्ष्य था वो बिल्कुल एक था और वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर सारा काम करते हैं। और ये एक आदर्श दाम्पत्य, एक आदर्श पति पत्नी की मिसाल बनकर सबके सामने चमकते हैं। मतलब है कि पति पत्नी अक्सर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, एक राह में चलने में उन्हें मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, परंतु ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन दोनों ने मिलकर समाज को सुधारने का काम बखूबी किया, अच्छे से किया, और आज हमारे सामने एक मिसाल बनकर है। तभी तो आज हम उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर। तो आज मैं एक दो प्रश्न आपको बता देती हूँ, दो बता देती हूँ, और अगले वीडियो में आपको बाकी के प्रश्न करवा दूंगी। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित आपको बताना है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में इसलिए शुमार यानी कि नहीं लिखा गया क्योंकि इस सूची को, इस लिस्ट को बनाने वाला कोई उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि था। मतलब कोई ऊपर जात का या बहुत अमीर फैमिली का कोई आदमी था जिसने इस लिस्ट को बनाया, इस सूची को बनाया, और उसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिखा। इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि वो छोटी जाति और नीची जाति के लोगों के अधिकार के लिए लड़ा करते थे या समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। वैसे भी ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। तो ज्योतिबा फुले वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सिर्फ ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़े, सिर्फ ब्राह्मण ही है जो पढ़े, या फिर जो सामाजिक मूल्य को कायम रखने वाली शिक्षा है, ये शिक्षा सिर्फ ऊंचे घर के लोगों को मिले, निम्न जाति को ना मिले। ऐसे कोई भी, मतलब ऐसा अगर कोई भी नियम है बना हुआ तो उसका समर्थक जो है वो ज्योतिबा फुले ने नहीं किया। इस तरह के सुधार का समर्थन ज्योतिबा फुले नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाहते थे निम्न जाति के, छोटी जाति के लोग नारी शिक्षा और बाल हत्या प्रतिबंध गृह जो है, जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उस ग्रह के बच्चों को भी पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। विधवाओं के लिए शिक्षा देने की कोशिश की, उनको काम काज तक मुहैया कराया। तो इस तरह से समाज को सुधारने का जो काम उन्होंने सोचा था वो काम उन्होंने पूरा किया। अगला प्रश्न है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था ने धर्मवादी सत्ता की स्थापना कर सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग किया। तो जो ये शोषण व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ धर्मवादी सत्ता की स्थापना की गई। मतलब ऊंचे धर्म के लोगों को अधिकार और ऊंचे धर्म के लोगों को सब कुछ प्रदान किया गया, शिक्षा हो या समाज में रहने का अधिकार हो। तो ऐसी सत्ता की स्थापना किसने की? ऊंचे धर्म के लोगों ने, और साथ ही साथ ऊंचे सत्ताधारियों ने। और मशीनरी का उपयोग भी बढ़ा, मशीन से काम होगा और गरीब लोगों से काम छीन लिया गया। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था को बढ़ावा मिला।
तो जो ऊंचे वर्ण के हैं, ऊंचे जाति के हैं, वर्ग के हैं, उन सभी को क्या मिला? बढ़ावा मिला, जिससे राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य की स्थापना हो सके। तो जो ऊंचे सत्ताधारी के लोग हैं उनकी, और ब्राह्मण का आधिपत्य यानी कि समाज में सिर्फ उनका ही अधिकार हो सके, ऐसी सत्ता की, ऐसे मतलब समाज की स्थापना की गई। और इसी को मतलब तोड़ने का काम, और इसी को मतलब आप समझिए कि अगर आप ऊंचे लोगों को सिर्फ पढ़ाना चाहते तो वो गलत है। इसको सुधारने का काम ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने किया। ठीक है, तो 2 प्रश्न समझा दिए, बाकी के प्रश्नोत्तर आपको अगली वीडियो में पोस्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।